उत्तराखंड के ऊंचे हिमालय में कभी एक ऐसी घाटी थी जिसका ना कोई नाम था, न नक्शे में उसका कोई निशान था और ना ही किसी किताब में उसका कोई जिक्र ही था। सदियों से वो घाटी चुपचाप, अनजानी और पूरी तरह अनछुई थी। हर जगह रंग बिरंगे फूल खिलते थे और बिना किसी की नजर में आए मुरझा भी जाते। दुनिया को उस जगह के बारे में कोई खबर नहीं थी और शायद कभी होती भी नहीं अगर उस एक दिन पहाड़ में सफर कर रहे कुछ पर्वतारोही अचानक मौसम के बदलते और भयंकर तूफान के चलते उस घाटी में रास्ता न भटकते। तूफान के बीच जब धुंध धीरे धीरे छटी तो उनके सामने एक ऐसा नजारा था जिसे देखकर वो खुद ही हैरान रह गए। चारों तरफ फैली फूलों की एक अनोखी और बेहद ही खूबसूरत दुनिया। वही एक भटकाव था जिसने सदियों से छुपी इस घाटी को हमेशा के लिए दुनिया के सामने ला रख दिया। और आज हम उस जगह को वैली ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है फूलों की घाटी का इतिहास, कौन थे वो पर्वतारोही जो वहां पर रास्ता भटक चुके थे और क्यों उन्होंने इस घाटी को नाम दिया वैली ऑफ फ्लावर्स। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित फूलों की घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण लंबे समय से वनस्पति वैज्ञानिकों, प्रकृति प्रेमियों और यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ये घाटी अपने समृद्ध वनस्पति और जीव जंतुओं के लिए जानी जाती है। ढूंढार घाटी में लगभग 3658 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये घाटी करीब 87.50 वर्ग किलोमीटर में फैली है, जिसकी लंबाई 8 किलोमीटर और चौड़ाई करीब 2 किलोमीटर की है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का ये दूसरा मुख्य कोर जोन है। यहाँ पर झरने, ग्लेशियर और घने वनस्पति क्षेत्र देखने को मिल जाते हैं। आज दुनिया भर में प्रसिद्ध ये घाटी एक समय में बाहरी लोगों के लिए लगभग अनजान ही थी। अपनी दूर दराज और दुर्गम स्थिति की वजह से फूलों की घाटी लंबे समय तक दुनिया की नजरों से काफी दूर ही रही। तब यहाँ पर केवल घुमंतु पशुपालक अपने पशुओं के साथ आते और इसे मौसमी चारगाह के रूप में इस्तेमाल करते। लेकिन फिर एक दिन बस किसी के इस घाटी में भटक जाने की वजह से इस घाटी के बारे में पूरी दुनिया को पता चल गया। अब इसके पीछे पूरी कहानी क्या है, ये जानने से पहले इसके इतिहास के बारे में आपको थोड़ा बताते हैं। साल था 1931। एक ब्रिटिश पर्वतारोहण टीम माउंट कॉमेट में चढ़ाई पूरी कर वापस लौट रही थी। उस समय यही भारत का सबसे ऊंचा पहाड़ था जिस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की जा सकती थी। उस टीम में एक व्यक्ति भी थे जिनका नाम था फ्रैंक सिडनी स्मिथ। फ्रैंक स्मिथ एक अंग्रेजी पर्वतारोही के साथ साथ एक बॉटनिस्ट यानी कि पौधों के जानकार भी थे। इससे पहले भी वो हिमालय में 7 कैंपेन में हिस्सा ले चुके थे। उनके लिए पहाड़ केवल एक मंजिल नहीं थी, बल्कि वो पहाड़ को महसूस करते थे और उसके साथ एक गहरा रिश्ता रखते थे। लेकिन इस बार उनकी यात्रा में कुछ अलग होने वाला था। जब वो माउंट कामेट की चढ़ाई पूरी कर वापस लौट रहे थे तो बीच सफर में अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो चुकी थी। इसके चलते उनकी टीम रास्ता भटक गई और वो अचानक से एक ऐसी जगह पहुंच गए जो उनके लिए अनजान थी। इसका जिक्र ना तो किसी नक्शे में था और ना इसके बारे में उन्हें पहले ही कोई जानकारी थी। इसलिए उन्होंने जितना जल्दी हो सके नीचे उतरने का फैसला ले लिया और भुंडार वैली की ओर उतरने लगे, जो आगे चलकर अलकनंदा वैली से मिलती थी। कुछ ही मिनटों में तेज हवा से बचकर उनकी टीम नीचे पहुंच गई, जहां पर अभी भी बारिश हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे उतर रहे थे मौसम थोड़ा गर्म होने लगा। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था। पहाड़ की ढलान पूरी तरह धुंध में छुपी हुई थी। अपनी इस यात्रा के बारे में स्मिथ अपनी किताब वैली ऑफ फ्लावर्स में बताते हैं, हम कुछ देर के लिए रुक गए थे क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे जाने का रास्ता कौन सा है। तभी मेरे साथी आरएल होल्सवर्थ, जो कि हमारे कैंपेन के सदस्य होने के साथ साथ वनस्पति वैज्ञानिक भी थे, अचानक उत्साह के साथ बोल उठे, वो देखो। मैंने उनकी उंगली की दिशा की ओर देखा। शुरू में मुझे सिर्फ पत्थर ही दिखाई दिए, लेकिन फिर अचानक से मेरी नजर एक छोटे से नीले रंग के फूल पर पड़ी। उसके आगे कई छोटे छोटे नीले रंग के धब्बे दिखाई देने लगे। वो नीला रंग इतना गहरा और चमकीला था कि ऐसा लग रहा था कि पूरा पहाड़ ही उससे चमक उठा हो। उस पल स्मिथ और उनके साथियों को ऐसा लगा जैसे अचानक से चारों ओर रोशनी फैल चुकी हो। उनकी सारी थकान और ठंड एकदम से गायब हो गई। जो नीले रंग के फूल उन्होंने देखे थे, थोड़ी देर बाद उन्हें समझ आया कि पूरी घाटी प्रिमुलस नाम के फूल से भरी पड़ी है, जिसका रंग गहरा नीला है। ऐसा नीला
जिसे स्मिथ ने स्वर्ग जैसा फ्रेंच ब्लू कहा। स्मिथ अपनी किताब पर लिखते हैं कि पूरे पहाड़ी सफर में उन्होंने इस प्रिमुला के फूल के जितना खूबसूरत कोई फूल नहीं देखा। अपने आगे के सफर में वो थोड़ा नीचे उतरे, जहाँ पर उन्होंने एक ग्लेशियर के पास पत्थरों के ढेर के पास अपना टेंट लगाया। उस जगह पर कई तरीके के फूल उग रहे थे। फूलों की इतनी प्रजातियां स्मिथ ने वहाँ पर देखी कि एक कदम रखते ही उनसे कोई ना कोई फूल दब ही जाता। अगले दिन जब उनकी टीम नीचे उतरी और हरे भरे मैदानों के बीच उनका कैंप चारों तरफ से फूलों की घाटी से ढका हुआ था। स्मिथ बताते हैं कि हम सभी के लिए भ्यूंडार घाटी अब तक सबसे खूबसूरत घाटी थी। स्मिथ और उनकी टीम वहाँ पर 2 दिन रुके और तब ही उन्होंने पहली बार इस घाटी को वैली ऑफ फ्लावर्स कहा। इसके बाद से ही आज तक इस घाटी को वैली ऑफ फ्लावर्स नाम से जाना जाता है। उनका मानना था कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर इतनी संख्या में इतने खूबसूरत जंगली फूल एक साथ खिलते हैं। जब उनका कैंप खत्म हुआ और वो इंग्लैंड वापस लौट गए, तब भी इस घाटी की याद उनके मन में हमेशा रहती। लंदन में ठंडी सर्दियों में भी उन्हें अक्सर हिमालय की वो घाटी याद आती जहाँ पर फूलों का ढेर था, साफ पानी की धाराएं बहती थी और जहाँ पहाड़ों के बीच एक अलग ही तरीके की शांति होती थी। कुछ सालों बाद फ्रैंक स्मिथ फिर से इस घाटी में लौटे, लेकिन इस बार वो यहाँ पर वनस्पतियों पर अध्ययन करने आए। उन्होंने यहाँ पर कई पौधों के बीज और सैंपल को इकट्ठा किया ताकि साइंटिस्ट इसके ऊपर स्टडी कर सके। इसके बाद सन 1948 में फ्रैंक एस स्मिथ ने अपनी प्रसिद्ध किताब द वैली ऑफ फ्लावर्स प्रकाशित की। इस किताब में उन्होंने इस जगह को लेकर अपनी भावनाओं के बारे में तो बताया ही, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर वनस्पतियों के बारे में भी कहा और प्रकृति की सुंदरता भी बेहद आसान और प्रभावशाली तरीके से इस किताब में बताई। उनकी इस किताब ने पहली बार घाटी को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाई और धीरे धीरे ये घाटी दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गई। नेचर लवर, साइंटिस्ट और टूरिस्ट के लिए जगह मानो धरती में स्वर्ग की तरह बन गई हो। आज ये घाटी भारत के वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क के रूप में संरक्षित है और अपनी अनोखी जीव विविधता के लिए पूरी दुनिया भर में जानी जाती है। इसके अलावा वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क के इतिहास में जॉन मार्गरेट लेक का नाम भी आता है, जो कि एक ब्रिटिश महिला थी जो यहाँ पर अपनी जान गंवा चुकी थी। दरअसल फ्रैंक स्मिथ की किताब पढ़ने के बाद लेडी जॉन इस घाटी से बेहद प्रभावित हो गई और वो यहाँ पर अल्पाइन पौधों पर शोध करने आई थी। एक दिन जॉन खुलिया गारवा की ढलानों पर पौधों के नमूने इकट्ठा कर रही थी और उसी दौरान वहाँ पर उनका निधन हो गया। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उनके शरीर को निकाला गया और उनकी बहन डॉर्थी के कहने पर उसी जगह पर उनको दफन कर दिया गया। उनकी बहन ने यहाँ पर उनकी याद में एक स्मारक बनवाया जो आज भी इस जगह पर देखने को मिल जाता है। हालांकि वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क का आधुनिक इतिहास आमतौर से 1931 से शुरू माना जाता है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं में इसका उल्लेख कई पहले यानी कि रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। मान्यता है कि इसी पवित्र घाटी से हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे, जिससे उन्होंने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। इसी कारण से यह स्थान केवल प्राकृतिक सुंदरता ही नहीं बल्कि आस्था और पौराणिक महत्व से भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा हेमकुंड साहिब का नाम भी वैली ऑफ फ्लावर्स के साथ हमेशा लिया जाता है। ये सिख धर्म के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो अपनी ऊंचाई पर स्थित खूबसूरत गुरुद्वारे के लिए जाना जाता है। मान्यता है कि 10वें सिख गुरु जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी थे, उन्होंने अपने पूर्व जन्म में यहाँ पर कई वर्षों तक ध्यान किया। इसी वजह से इस क्षेत्र ने न केवल प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित किया बल्कि सिख श्रद्धालुओं और अपनी धार्मिक आस्था के लिए भी लोगों को यहाँ पर अपनी ओर आकर्षित किया। यहाँ पर हर साल लोग श्रद्धा शांति की तलाश करने के लिए पहुँचते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क को इसकी अनोखी जीव विविधता की रक्षा के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। इसके बाद पूरी घाटी को सख्त कानूनी सुरक्षा के दायरे में ला दिया गया, जिसमें चराई, पौधों को तोड़ना और यहाँ पर ओवरनाइट कैंपिंग को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके बाद 1988 में इसे नंदा देवी नेशनल पार्क के साथ मिलाकर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया गया। फ्रैंक एस स्मिथ की किताब द वैली ऑफ फ्लावर्स के प्रकाशित होने के बाद दुनिया भर से कई वनस्पति वैज्ञानिक और शोधकर्ता यहाँ पर आने लगे ताकि यहाँ की जलवायु, मिट्टी और एल्पाइन वनस्पतियों पर स्टडी कर सके। और इसी कड़ी में भोपाल के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट में इकोसिस्टम और एनवायरमेंट मैनेजमेंट के फैकल्टी चंद्रा प्रकाश काला ने भी इस घाटी में 1993 में गहन शोध किया। उनके अध्ययन में वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क में करीब 520 से ज्यादा अलग अलग पौधों की प्रजातियों की सूची तैयार की गई। इसके बाद साल 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नॉमिनेट किया और फिर आखिरकार 14 जुलाई 2005 में यूनेस्को द्वारा आधिकारिक रूप से वैली ऑफ फ्लावर्स को नेशनल हेरिटेज साइट के रूप में घोषित कर दिया गया। पर्यटन आज भी वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क के लिए एक आर्थिक सहारा है, तो दूसरी तरफ पर्यावरण के लिए ये एक चुनौती भी है। यहाँ का ट्रैकिंग सीजन मिड जून से मिड अक्टूबर तक चलता है और हर साल यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस क्षेत्र में स्थित हेमकुंड साहिब में भी हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। फूलों की घाटी में ये संख्या पहले से काफी बढ़ चुकी है और ये भीड़ तेजी से बढ़ती जा रही है। कई पर्यावरण विशेषज्ञों ने तो ये चुनौती दे चुकी है कि बड़ी संख्या में लोग इस स्थान पर आएंगे तो यहाँ के फ्रेजाइल इकोसिस्टम पे एक भारी नुकसान पड़ सकता है। इसके अलावा तापमान की वजह से हिमालय में पौधों की प्रजातियां धीरे धीरे ऊंचाई की ओर खिसक रही हैं। जो पौधे पहले नीचे के इलाकों में मिलते थे वो अब ऊपर ठंडे क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे यहाँ पर पहले से जो ठंड में रहने वाले पौधे थे उन पर खतरा बढ़ रहा है। इसकी वजह से ये पूरी घाटी मशहूर थी वही खतरे में आ सकती है। शुरुआत में फूलों की घाटी एक ऐसी घाटी थी जो पहाड़ों के पीछे बर्फ के नीचे छुपी हुई थी और दुनिया की नजरों से बिल्कुल दूर थी। लेकिन आज वही घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क एक राष्ट्रीय उद्यान, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, एक वैज्ञानिक अध्ययन का केंद्र और एक आध्यात्मिक स्थल सब बन चुकी है। ये घाटी हिमालय जीव विविधता क्षेत्र और इंडो बर्मा जीव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा मानी जाती है। ये दुनिया के उन चुनिंदा क्षेत्रों में से है जहाँ पर दुर्लभ प्रजातियां और उनका खतरा दोनों ही बहुत अधिक है। आज भारत सरकार इस घाटी को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और यूनेस्को के संरक्षण के ढांचे के तहत सुरक्षित करने का संकल्प ले चुकी है और इसकी निगरानी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के प्रबंधन के तहत की जाती है। लेकिन एक सवाल आज भी बना हुआ है, क्या हम जलवायु परिवर्तन, बढ़ते पर्यटन और बाहरी प्रजातियों के खतरे को समय से भांपकर उनको संभाल पाएंगे? क्या आने वाली पीढ़ी भी अगस्त के महीने में इस घाटी के किनारे खड़े होकर वही देख पाएगी जो फ्रैंक स्मिथ ने 1931 में देखा था?